बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का भूगोल से संबंधित भाग, जिसकी पुस्तक का नाम है समकालीन भारत भाग 1। इसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हमने इसके 4 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम भाग 5 पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय तटीय मैदान के बारे में। जी हाँ बच्चों, ये भारत का एक भौतिक विभाजन है। हमने भारत के भौतिक विभाजन पढ़े हैं, याद है आपको? 6 भौतिक विभाजन हमने किए थे भारत के। कौन कौन से हैं, ज़रा बताइए तो मुझे। जी हाँ बच्चों, भारत को हमने भौतिक विभाजन की दृष्टि से 6 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये देखिए, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा हमने पढ़ा था उत्तरी मैदान। तीसरा हमने पढ़ा था ये प्रायद्वीपीय पठार। और जो चौथा भाग हमने पढ़ा था वो है भारतीय मरुस्थल। आज हम बात करेंगे तटीय मैदानों की। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि ये तटीय मैदान हैं। तटीय मैदान जो कि तटों के किनारे पर समतल भाग होते हैं। मैदान का अर्थ तो आप जान चुके हैं। मैदान क्या होते हैं? मैदान समतल भाग होते हैं जिनका ढाल अत्यंत ही कम होता है। अब वो क्षेत्र जो कि तट के किनारे पर हैं, ये देखिए, ये तट है, ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट है। इन तटों के जो निकटवर्ती भागों पर स्थित मैदान है, इसे हम तटीय मैदान कहते हैं। तो भारत में जो तटीय मैदान है उनको हम 2 भागों से विभाजित करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो आज हम चर्चा करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। देखिए बच्चों, आप इसको इस भारत के भौतिक मानचित्र पर भी देख सकते हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी स्थिति कहाँ है? कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि इस स्थान से इस स्थान तक पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। पश्चिमी तटीय मैदान कैसे बना? पश्चिमी घाट, ये देखिए बच्चों, मानचित्र को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, जो पश्चिमी घाट है, मैंने आपको बताया था ना, पश्चिमी घाट क्या है? पर्वत श्रेणी है जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। देखिए, ये जो तटीय भाग है इसे हम क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा इसे हमने क्या कहा? तटीय मैदान कहा। जी हाँ बच्चों, लेकिन एक बात यहाँ पर देखने वाली है कि ये संकीर्ण है, संकीर्ण मैदान है। यहाँ की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं है। यदि हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान की, तो ये देखिए, गंगा नदी की डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? पूर्वी तटीय मैदान। और ये जो क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत चौड़ा है, यानी इस क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा है। ये तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान कैसे हैं? ज़्यादा चौड़े हैं और ज़्यादा समतल भी है। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जो पश्चिमी घाट है यहाँ से आने वाली जो नदियाँ हैं, ये देखिए, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी ने क्या किया है? पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ थी इनको अपरदित कर दिया है, इनका कटाव कर दिया है। और इस वजह से क्या हुआ है कि एक तो पूर्वी घाट कट गए और कटने से क्या हुआ? कटने से ये भाग मिट्टी में बदल गए और इस मिट्टी से ही पूर्वी जो मैदान है इसका जो विस्तार है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है। एक बार फिर से देखते हैं इसे। ये देखिए, पश्चिमी घाट, इसका विस्तार यदि हम देखें तो गुजरात तक का जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र तट। क्या बोलेंगे? इसे आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। मैं हमेशा कहती हूँ आपको, पेन, नोटबुक और अपनी बुक और इसके साथ ही एटलस भी खोल के रखिए और मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए और लिखते भी रहिए। और जहाँ कहीं आपको लगता है वीडियो को पॉज भी कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये जो भाग है इसे हम सौराष्ट्र तट कहते हैं और ये जो मुंबई और गोवा के जो बीच का भाग है इसे हम क्या कहते हैं? कोंकण तट। मैं अभी आपको इसके नोट्स भी लिखवाऊंगी। कोंकण तट कहते हैं। उसी प्रकार गोवा से मैंगलोर का जो बीच का भाग है उसे हम कहते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ तट इसे हम कहेंगे। और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो भाग है इसे हम कहते हैं मालाबार तट। ये देखिए, आपके भारत के भौतिक मानचित्र में भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार जब हम पूर्वी घाट की बात करते हैं तो ये गंगा नदी की डेल्टा से कहाँ तक है? फिर से कन्याकुमारी तक है और इसको भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है। ये देखिए, आंध्र प्रदेश तक का जो भाग है इसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट
और जो दक्षिण का भाग है इसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। तो आइए लिख लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए, तटीय मैदान कितने प्रकार के हैं? पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान को हमने कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। उत्तरी भाग जिसे हमने क्या कहा? कोंकण तट। ये देखिए, कोंकण तट, आप इसे लिखते भी रहिए मेरे साथ। और जो दूसरा भाग है यानी कि मध्य भाग, ये कन्नड़ तट कहलाता है बच्चों। और कन्नड़ तट कहाँ है? ये देखिए, गोवा से मंगलोर के बीच में। मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक का एक भाग है। उसी प्रकार ये दक्षिणी भाग है मालाबार तट, और ये कहाँ है? मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच का जो तट है इसे हमने क्या कहा? मालाबार तट। इसके बारे में एक और बात आप लिख सकते हैं कि पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये पश्चिमी घाट है। हमने पिछले भाग 3 में इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो क्षेत्र है उसे ही हमने क्या कहा है? पश्चिमी तटीय मैदान। ये देखिए, ये अरब सागर का पानी, इसे हम कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये तो है अरब सागर का जल, और ये है मैदान, और ये है पश्चिमी घाट। तो जो ये क्षेत्र कहलाएगा वो क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान है। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। इसके उत्तर की भाग को हमने क्या कहा? उत्तरी सरकार तट। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, उत्तरी सरकार तट। इसका जो दक्षिणी भाग है इसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। इसे नोट कर लीजिए मेरे साथ में। एग्जाम में मानचित्र संबंधी जो प्रश्न आते हैं उसमें इनमें से एक भाग आपसे जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसे थोड़ा सा बहुत अच्छे से आपको याद करना होगा। ये देखिए बच्चों, लिख लीजिए, पूर्वी तट पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित विस्तृत चौड़ा एवं समतल मैदान है। ये देखिए, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये तो कैसा है? संकीर्ण मैदान है, जबकि ये चौड़ा मैदान है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी जो घाट है, ये देखिए, ये जो घाट है, यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं इसने क्या किया? पूर्वी घाट को अपरदित कर लिया है, और इस वजह से ये क्षेत्र कैसा बन गया है? पूर्वी तटीय मैदान विस्तृत हो गया है, चौड़ा हो गया है। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे कुछ डेल्टाओं की। चलिए, इसके कुछ और भाग भी रह गए हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार, यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ये तो हम बात जानते ही हैं कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है तटीय मैदानों का? कच्छ की खाड़ी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। ये देखिए, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी यानी कि पूरा का पूरा तटीय क्षेत्र। पश्चिमी तटीय कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं हम। तो बच्चों, अब तक हमने बात की पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की। अब हम बात करेंगे इन तटीय मैदानों के ऊपर कुछ विशेष आकृतियां हैं उनके बारे में। जैसे एक नाम आता है डेल्टा। क्या होते हैं डेल्टा? ज़रा समझते हैं। देखिए बच्चों, ये एक नदी के डेल्टा का दृश्य है। कुछ आ रहा है आपको समझ में? चलिए आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, जब भी कोई नदी पर्वत से निकलती है तो अपने साथ में क्या लेकर चलती है? बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि चीज़ें लेकर चलती है, और उससे उसमें क्या इकट्ठी हो जाती है? गाद की मात्रा, यानी मिट्टी का बहुत ज़्यादा भराव उसमें हो जाता है। और आपको ये बात तो पता है कि कोई भी नदी जो होती है वो अंत में कहाँ पर गिरती है? समुद्र में गिरती है जाकर। वो कोई भी नदी किसी पहाड़ी स्थल से प्रारंभ होती है ना? ये देखिए, कोई भी नदी कहाँ से प्रारंभ होगी? किसी पहाड़ी स्थल से प्रारंभ होती है, यानी कि उसका उद्गम होता है, और अंत में जब वो अपना जल विसर्जित करती है तो वो समुद्र में अपना जल विसर्जित करती है। बच्चों, इस यात्रा में, यानी इसके आरंभ से अंत तक की जो यात्रा होती है, इसमें नदी के अंदर बहुत सारी गाद यानी मिट्टी का भराव हो जाता है, और वो अपने साथ में लेकर उसे कहाँ तक जाती है? समुद्र तक लेकर जाती है। जी हाँ बच्चों, समुद्र के नदी का जो मुहाना है, समुद्र में गिरने से पहले वहाँ पर बहुत सारा अवसाद जमा हो जाता है। ये देखिए, आप यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। जब नदी आ रही है तो क्या किया? यहाँ पर बहुत सारे टीले बन गए हैं मिट्टी के, और इन टीलों की वजह से नदी कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ये देखिए, इस प्रकार से नदी विभक्त हो गई है, क्योंकि बीच बीच में क्या आ गए हैं?
अवरोध आ गए हैं, ये गाद के द्वारा निर्मित अवरोध आ गए हैं और ये जो आकृति बनती है ये डेल्टा की तरह बनती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, नदी का डेल्टा। तो आइए देखते हैं कि जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती है। जी हाँ बच्चों, ये वो नदियाँ जो पश्चिमी घाट से चल रही थी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये देखिए कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये कावेरी नदी यहाँ पर है, माफ़ कीजिएगा, ये कृष्णा नदी और ये गोदावरी नदी है और इस प्रकार ये महानदी, ये चारों नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा का अर्थ आपको पता चल चुका है कि डेल्टा वो भाग होते हैं जब नदी अपने मुहाने पर यानी अंतिम भाग में समुद्र में गिरने से पहले कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है और त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस प्रकार एक नदी अलग अलग भागों में विभाजित हो गई है। ये देखिए, ये समुद्र है, ये समुद्र का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है और नदी ने कितनी ज़्यादा शाखाएं अपनी बना ली है। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, नोट्स बनाइए अपने। डेल्टा, नदी मुख भूमि या फिर डेल्टा, डेल्टा को हिंदी में कहते हैं नदी मुख भूमि या डेल्टा। नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी कौन सी आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति है। निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जमा करना। अवसाद मतलब गाद, मिट्टी, सेल्ट, जो कि वो अपनी प्रारंभिक यात्रा से अपने साथ में लेकर आ रही है। ये जो निक्षेपण है इसी के कारण वहाँ पर अवरोध उपस्थित हो जाते हैं। अभी बताया था ना आपको, ये देखिए इस प्रकार के अवरोध उपस्थित हो जाने से वो क्या करेगी, अपनी जो शाखाएं हैं वो कई भागों में विभक्त कर देती है और इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। और डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। बच्चों, इसको अपने एटलस से अपने एक मानचित्र लीजिए, भारत का भौतिक मानचित्र हमेशा अपने पास रखिए खाली, और आप बनाना भी सीखिए इसे और उसमें से अंकित करते चलिए। अब बात करेंगे हम एक ऐसी आकृति की जो कि कहाँ पाई जाती है, फिर से पूर्वी तटीय मैदान पर। हम बात करेंगे चिल्का झील की। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, ये है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील एक ऐसी झील है जो कि समुद्र के जल से ही बनी हुई है और ये 3 तरफ से स्थल से घिरी होती है और जो इसका एक भाग होता है वो समुद्र से जुड़ा हुआ रहता है। आप झील का अर्थ क्या लेते हैं, झील तो कहाँ होती है, अक्सर स्थलीय भागों में होती है और चारों ओर उसके क्या होता है, स्थल होता है और बीच में क्या होता है, जल होता है। लेकिन जो चिल्का झील है ये एक लेगून का उदाहरण है। लेगून झीलें कैसी होती है, जो 3 तरफ से स्थल से घिरी होती है और एक छोटा सा क्षेत्र जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, इसका समुद्र से जुड़ा हुआ होता है। इसे हम लेगून कहते हैं और लेगून का बहुत अच्छा उदाहरण है चिल्का झील। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये देखिए बच्चों, इसकी स्थिति को अंकित कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये कौन से राज्य में है, अभी बताया मैंने आपको, उड़ीसा राज्य में। और ये महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये देखिए यहाँ पर महानदी है और इसके जस्ट दक्षिण में ये स्थित है। जी हाँ बच्चों, तो आज हमने पढ़ा तटीय मैदानों के बारे में और डेल्टा के बारे में और एक मुख्य विशेष स्थलाकृति थी चिल्का झील। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा और यदि आपको कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। और बच्चों, जहाँ कहीं पर भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं उसे नोट ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।